बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के पहले यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यूज की डिस्कशन की थी, वन बाय वन एमसीक्यूज को डिस्कस किया और समझा था बहुत अच्छे से। अगर आपको एमसीक्यूज की वीडियो चाहिए यूनिट 1 की, तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। और बाकी चैप्टर जो हमने कवर किया उसके वन बाय वन टॉपिक्स हमने कवर किए सारे। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया, वो आपने समझना है यूनिट 1 का, तो उसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। हम अपनी बुक एक्सरसाइज को हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए और आज हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। आज की वीडियो में हम पहले 5 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अच्छे से और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और समझेंगे। आप लोग का पेपर जो है वो बुक से एज इट इज नहीं आता, आप लोग का कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है, कहीं से भी आपको उठा के दे दिया जाता है कोई भी क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो मेन चीज़ ये है कि आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और आप अपनी वर्डिंग में लिखना जो है वो स्टार्ट करें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएँगे। आज हम अपने पहले 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में भी चाहिए तो आप बेशक मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और ये जो है हम एक-एक क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि हमें क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है? हमसे क्या क्वेश्चन जो है वो इसमें क्या चीज़ डिमांड की गई है। चलिए तो आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाउ फिजिक्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। यानी फिजिक्स जो है वो हमारी लाइफ में कैसे फिजिक्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। अब ये जो टॉपिक है ना, जैसे हमने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ा था तो उसमें हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी फिजिक्स की, या आप अपनी बुक से भी देख लेना इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स वाले टॉपिक में, तो वहाँ से भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने इसको समझाओ, ठीक है, कि आपने इसमें लिखना क्या है। अगर आपको लिखने का समझ आया हो ना कि आपने इसमें क्या लिखना है, तो आप फिर अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किया और इसका आंसर, चलें तो इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर में हमने क्या लिखना है। फिजिक्स हैज मेड आवर लाइव्स कंफर्टेबल इन अ लॉट ऑफ वेज। Physics an important role in our plays an important role in our daily life because the laws and principle of physics help us to understand nature। अब इसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि फिजिक्स जो है उसने हमारी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया। बहुत से तरीकों से फिजिक्स ने हमारी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बना दिया है। फिजिक्स जो है वो ना सिर्फ हम इस एज अ सब्जेक्ट इसको पढ़ते हैं, बल्कि हमारी डेली लाइफ में हर जगह फिजिक्स यूज़ हो रही है। तो इसका जो है इसका जो रोल है ना, वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यानी इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ये नहीं कि हम इसको एज अ सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ रहे हैं तो ये हमारी ज़िंदगी में कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रही। तो पहले आपने ये बताना है कि फिजिक्स का जो है वो फिजिक्स ने हमारी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया बहुत से तरीकों से, ठीक है। और फिजिक्स जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डेली लाइफ में, क्योंकि फिजिक्स के जो लॉज हैं और जो प्रिंसिपल हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि हम नेचर को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। आपने बेसिकली रीजन बतानी होती है और फिर आपने एग्जांपल देनी है कि कैसे आप अपनी बात को एक्सप्लेन करना है, अपनी बात को जो है वो दलील के साथ पेश करना है कि आपने ये बात की है, तो इसकी एग्जांपल भी साथ आपने देनी है कि कैसे फिजिक्स जो है हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना रही है बहुत से तरीकों से, और कैसे फिजिक्स के लॉज जो है वो हमारी डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं। सबसे पहली एग्जांपल है, द डिवाइसेस वी यूज ऑन रेगुलर बेसिस लाइक कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, ईटीसी, ऑल आर बेस्ड ऑन लॉज ऑफ फिजिक्स। अब ये जो है हमारी डेली लाइफ की यूज़ की चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट वगैरह। तो ये इन सब में क्या है, फिजिक्स यूज़ हो रही है। इन सब में ये सारी की सारी चीज़ें किसके ऊपर बेस करती हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स के ऊपर। तो ये आपने एक डेली लाइफ की एग्जांपल दे दी, इससे आपकी बात जो है वो एक्सप्लेन हो कि आपने जो बात की वो आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप अपनी दलील पेश कर रहे हैं कि कैसे फिजिक्स जो है वो डेली लाइफ में यूज़ हो रही है। तो आपने इसी तरह से अपना आंसर देना है कि आपने पहले बात जो है वो रीज़न पेश करनी है, ठीक है, उसके बाद एग्जांपल से आपने उसको एक्सप्लेन करना है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है, रॉकेट्स, स्पेस शटल्स, मैग्नेटिक लेविएटिंग ट्रेन्स एंड माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स दैट फाइट कैंसर सेल्स इन आवर बॉडीज, ऑल आर बेस्ड ऑन फिजिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। यानी चीज़ों के नाम बताए गए हैं आप लोग को। जैसे पहले जो है वो रेगुलर बेसिस पे जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट वगैरह, उसमें हमारे पास क्या है, लॉज ऑफ फिजिक्स यूज़ हो रहे हैं। फिर इसी तरह रॉकेट्स बड़ी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, रॉकेट्स, स्पेस शटल्स, मैग्नेटिक लेविएटिंग ट्रेन्स, माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स, ये सारी जो है इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स यूज हो रहे हैं। फिर उसके बाद थर्ड एग्जांपल हमारे पास है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डोमेस्टिक अप्लायंसेस आर द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। अब ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी मींस हैं, ट्रांसपोर्टेशन के जितने जरिए हैं, जैसे एरोप्लेन हो गया, बस हो गई, छोटी से छोटी हम ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ देख लें और बड़ी से बड़ी देख लें, तो इन सब में फिजिक्स के प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं। फिर डोमेस्टिक अप्लायंसेस जो हैं, यानी घर में जो चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे हमने
कोई भी हम देख लें, वॉशिंग मशीन देख लें या अपनी किचन में आप जितनी चीज़ें देख लें, आप अपने घर में इधर-उधर चीज़ें देखिए, जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं जो है, कहीं न कहीं नहीं बल्कि लाज़मी जो है पीछे जो है इसके क्या है फिज़िक्स यूज़ हो रही है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने ये बताना था कि इम्पोर्टेंट रोल क्या है फिज़िक्स का डेली लाइफ़ में। इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है? और फिर आप अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दें, तो आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए तो आज अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, एस्टिमेट योर एज इन मिनट्स एंड सेकंड। आपसे कहा गया कि आप अपनी एज को पहले लेट करें, आपकी एज कितनी है, फिर उसको एस्टिमेट करें मिनट्स और सेकंड में, यानी मिनट्स में आपकी कितनी एज है और सेकंड्स में। अब देखें ईयर्स का तो हमें पता होता है सबको कि मैं कितने साल का हूँ, 15 साल का हूँ, 6 साल 16 साल का हूँ या फिर 14 साल का हूँ, कि जितने साल का भी हूँ, ठीक है। लेकिन हमने इन्होंने हमें क्या क्वेश्चन दिया कि आप अपनी एज को मिनट्स और सेकंड्स में एस्टिमेट करें, यानी इतना जो है वो इस तरह से बताएं कि आप अपनी एज जो है वो ईयर्स में पहले लेट करें कि आपकी एज कितनी है, फिर उसको एस्टिमेट करें मिनट्स और सेकंड्स में। सबसे पहले इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, आपकी जितनी भी एज है आपने लेट माई एज करनी है, ठीक है, कि मेरी एज क्या है 15 ईयर्स। सबसे पहला स्टेप क्या है कि ईयर्स को यानी बड़े स्टेप से छोटे की तरफ आना है। ईयर से पहले डेज में आएंगे, फिर डेज से क्या छोटा यूनिट होता है आवर्स, और आवर्स आवर्स से छोटा क्या होता है मिनट्स, मिनट्स से फिर सेकंड्स में आना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कन्वर्ट करना है स्टेप 1 पे, कन्वर्ट ईयर्स टू डेज, यानी आपके जो जितने भी साल के आप हैं उसको पहले डेज में कन्वर्ट करें। उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप जितने साल के हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 15 ईयर्स के हैं तो 15 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 365 डेज से। 365 डेज क्यों हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक ईयर में 365 डेज होते हैं, ये तो आप सबको पता होगा, ये हम बहुत ही छोटे लेवल पे ये पढ़ के आते हैं। तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा 5475 डेज। तो इससे हमें डेज मिल गए कि हम कितने डेज के हैं, लेकिन हमने ये नहीं बताना कि हम कितने डेज के हैं। आपसे इस तरह का भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, कि आप अपनी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इस तरह का कि आप अपनी एज को डेज में बता दो, तो इस तरह से आपने डेज में बताना है, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये नहीं कि आपने रट्टा लगाना है कि सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा। इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ एज इट इज नहीं आ सकता, आप लोग को किसी और टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अगला स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप, कन्वर्ट डेज टू आवर्स। सबसे पहले आपने ईयर्स को डेज में कन्वर्ट किया, अब आप डेज को आवर्स में कन्वर्ट करें। तो आप ये देखें कि एक दिन में कितने ओवर होते हैं, 24 आवर्स। तो आपने का जो रिजल्ट आया है डेज में, जैसे 5475 आया था, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 24 आवर्स के साथ। तो आपके पास क्या आवर्स आ जाएंगे, 131400 आवर्स। फिर उसके बाद ये जो आपके आवर्स आ गए हैं, उसके बाद हमने आवर्स को क्या किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में करना है, फिर मिनट्स से हम सेकंड्स में जाएंगे। तो यही हमसे पूछा गया था, मिनट्स में पहले मिनट्स और सेकंड्स में हमने अपनी एज को बताना था। इसी तरह हम मिनट्स में करने के लिए 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। फिर हम सेकंड्स में जब करेंगे, उसी रिजल्ट को हम जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम 60 सेकंड्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास सेकंड्स आ जाएंगे। और फिर आप यहाँ पे तो रिजल्ट जो है वो एज़ इट इज़ बताया गया। अगर आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में आपसे कहा जाता है कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, तो आप इसको सेकंड्स में साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह आपसे अगर एमसीक्यू वगैरह भी पूछा जाए, तो आप इसी मेथड से आपने करना है कि आपने अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप अपनी एज आपको कोई भी बताई जाए कि ये एज है, इसको डेज़ में कन्वर्ट करके बता दें, तो आपने इसी तरह मल्टीप्लाई कर देना है 365 के साथ। अगर आपको ये पूछा जाए कि मिनट्स में कन्वर्ट कर दें, तो इसी तरह आपने फिर मल्टीप्लाई कर देना है 365 के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर देना है 24 के साथ, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ। बिल्कुल यही मेथड है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। चलें तो अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, what base quantities are involved in these derived physical quantities, force, pressure, power and charge। हमें जो है डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं, फोर्स, प्रेशर, पावर और चार्ज। ये क्या है हमारे पास, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, और हमने ये बताना है कि ये इन क्वांटिटीज में कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। अब जो है आपने पहले जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया होना है, ठीक है। आपने टॉपिक्स की वीडियोस पहले देखनी है, ठीक है। जैसे ये जो है यहाँ पे बेस और डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज वाला टॉपिक डिस्कस हो रहा है, ठीक है, कि बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, जो इंडिपेंडेंट होती हैं, और डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं जो बेस क्वांटिटीज से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज का पूछा जा रहा है कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज जैसा कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज से मिलके बनी होती हैं, तो उनमें कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व होंगी। हमें डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं, फोर्स, प्रेशर, पावर, चार्ज, और हमसे पूछा गया है कि आप बताएं कि इनमें कौन सी बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है। तो उसके लिए आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जब भी आपको कोई भी क्वांटिटी दी जाए,
डिराइव और आपसे ये पूछा जाए कि इसमें बताएं कि बेस क्वांटिटी कौन सी इन्वॉल्व है। अब ये आप माइंड में क्लियर करें कि हम इसमें बेस क्वांटिटी इन्वॉल्वमेंट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि डिराइव क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से मिलके बनती है, तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी बेस क्वांटिटी से मिलके ये वाली डिराइव क्वांटिटी बनी हुई है। जैसे यहाँ पे फोर्स, प्रेशर, पावर और चार्ज जो है हमें दी गई हैं डिराइव क्वांटिटीज, और हमने इन बताना है कि इसमें कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप यूनिट से एक तो बता सकते हैं, दूसरा फार्मूले से भी। अगर आपको फोर्स का फार्मूला आता है, प्रेशर का, पावर का, चार्ज का, तो उससे आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सी बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है। यहाँ पे हमने ऐसा यूनिट से देखा है। सबसे पहले जैसे फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और 1 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो इससे फिर हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर इसके अंदर फोर्स के अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, मैथ, लेंथ और टाइम। किलोग्राम, केजी किसका यूनिट है, मैथ का। फिर ठीक है, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। अब ये भी यूनिट्स वाली टॉपिक है, इसमें इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, यूनिट वाला टेबल आपने याद करना है। ठीक है, कि कौन सा यूनिट किस क्वांटिटी का है। इसी तरह केजी लिखा होगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि केजी किसका यूनिट है, मैथ का। तो अब मैथ यहाँ पे इन्वॉल्व है डिराइव क्वांटिटी फोर्स में, लेंथ भी इन्वॉल्व है और टाइम भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसी तरह आपने देख लेना है। फिर उसके बाद प्रेशर है, प्रेशर जो है उस ऐसा यूनिट पास्कल होता है, और 1 पास्कल जो है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के होता है, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर के होता है। ठीक है, तो इस तरह आपने देख लेना है कि इसमें कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। इसके यूनिट से आपने यूनिट याद कर लेने हैं। ठीक है, इसको कैसे, इस क्वेश्चन को कैसे तैयार करना है आपने, कि आपने फोर्स का यूनिट तैयार कर लेना है, प्रेशर का, पावर का और चार्ज का। फिर उसके बाद आपको यूनिट का पता होना चाहिए ये यूनिट किस क्वांटिटी का है। जैसे पहला जो था 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, ये यूनिट आपने याद कर लिया। ठीक है, फोर्स का। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किलोग्राम किसका यूनिट है, मीटर किसका यूनिट है और सेकंड किसका यूनिट है। इसी तरह पावर का यूनिट आपने याद कर लेना है, वॉट, और 1 वॉट किसके इक्वल होता है, जाउल पर सेकंड के, और जाउल पर सेकंड भी आगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर क्यूबिक सेकंड के इक्वल होता है। फिर उसके बाद चार्ज है, चार्ज कूलम, कूलम जो है 1 एम्पेयर सेकंड के इक्वल होता है, और एम्पेयर किसका है, करंट का यूनिट है, और सेकंड किसका है, टाइम का यूनिट। तो इसी तरह आपने इसका यूनिट याद करना है क्वांटिटी का, फिर यूनिट से आपने क्वांटिटी आगे याद करनी है कि ये किसका यूनिट है। ये टेबल आपने देख लेना है अच्छे से, आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आपने छोड़ना नहीं है। आपसे एमसीक्यू भी इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, show that prefixes micro is 1,000 times smaller than prefixes milli। अब prefixes वाला टॉपिक आ गया है कि हमसे ये कहा जा रहा है कि शो करें कि जो प्रीफिक्स माइक्रो है ना वो 1,000 टाइम्स स्मॉलर है प्रीफिक्स मिली से। यानी प्रीफिक्स माइक्रो जो है वो हमने शो करना है कि 1,000 टाइम्स स्मॉलर है प्रीफिक्स मिली से। हम कैसे शो करेंगे, सबसे पहले तो ये देख लें कि मिली और माइक्रो जो है उनका सिंबल क्या है, उनका मल्टीप्लायर क्या है, और उसकी साइंटिफिक नोटेशन में हम उनको यानी 10 एक्सपोनेंट की फॉर्म में हम उसको किसके इक्वल है। ठीक है, जैसे कि प्रीफिक्सेस वाला जो टेबल है ना जो आपकी बुक पे बना हुआ है, ठीक है, उसको देखें ना तो उसमें आपको मिली और माइक्रो की वैल्यूज दी हुई हैं। यहाँ पे जो मैंने आपका सोल्यूशन प्रोवाइड किया है उसमें मिली जो है उसका सिंबल क्या है, स्मॉल m, और मल्टीप्लायर क्या है कि 1/1000, यानी 10⁻³ जो है वो किसकी इक्वल है, मिली के। और माइक्रो का ये सिंबल होता है, ठीक है, जो यहाँ पे बना हुआ है। और उसके बाद माइक्रो की 10 क्या है, -6। ये आपने याद रखनी है अच्छे से। अब हमने ये शो करना है कि माइक्रो जो है वो 1,000 टाइम्स स्मॉलर है प्रीफिक्स मिली से। अब जैसे आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो मैथ्स में ये होता है ना कि जो नेगेटिव जिस नंबर के साथ नेगेटिव साइन होता है ना, तो नेगेटिव साइन में जो वैल्यू बढ़ रही होती है ना, जैसे -1, -2, -3, -4, ऐसे ऐसे हम आगे जा रहे हैं, तो वो असल में वो कम हो रही होती है। अगर -5, -6 है ना, जैसे यहाँ पे -3 और -6, तो इसमें -6 जो है वो स्मॉलर है और -3 जो है वो ग्रेटर है नेगेटिव साइन के साथ। लेकिन अगर पॉजिटिव होता तो फिर बड़ा होता, वो तो हम सबको पता है। नेगेटिव में ये छोटा है। तो हमने इनको कंपेयर करना है, ठीक है। 10⁻⁻6 जो है उसको डिवाइड कर देंगे 10⁻³ के साथ, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 10⁻³ तो हम इस तरह प्रूव कर देंगे कि माइक्रो जो है वो 1,000 टाइम्स स्मॉलर है मिली से। बस इतना सा काम करना है कि आपको पहले पता हो मिली और माइक्रो का सिंबल क्या है और उसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या है, फिर उनको कंपेयर कर देंगे यानी डिवाइड कर देंगे, और फिर इस तरह प्रूफ हो जाएगा। बस आपने ये शो करके देना था कि जो माइक्रो जो है वो 1,000 टाइम्स स्मॉलर है मिली से। बस आपने यही शो करना था, छोटा सा आसान सा सवाल था। चलें तो अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जस्टिफाई द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर और स्केलर वाला टॉपिक आ गया है
कि हमने ये जस्टिफाई करना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है और एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर और स्केलर वाला टॉपिक हम पहले पढ़ के आए हैं जब हमने चैप्टर की टॉपिक्स की जो है यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट की डिस्कशन की 1 बाय 1 टॉपिक्स की, तो हम उसमें स्केलर और वेक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। अगर आपको वो टॉपिक अनक्लियर तो पहले उसकी वीडियो देखें, वहाँ पे मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं और डिफरेंस भी इन दोनों का बताया हुआ है। अब अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड से सिर्फ हम इसको जो कम्प्लीटली मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब होती है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, बस यही डिफरेंस है इनका। उसके बाद डिटेल से अगर आपने समझना है टॉपिक तो मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, वहां से जाके देख सकते हैं। इसका आंसर आपने कैसे लिखना है कि डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट का पहले आपने एक्सप्लेन करना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन को जो है, जब आपका क्वेश्चन आया हो ना, कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आप क्वेश्चन को 1 2 3 दफा पढ़ा करें, उसको समझा करें कि क्वेश्चन में पूछा गया क्या है। टू द पॉइंट आपने लिखना होता है, कोई आपने डिटेल इतनी ज्यादा इररेलेवेंट जो है ना चीजें नहीं लिखनी होती। टू द पॉइंट आप लिखेंगे, ठीक है, उसको अच्छा सा हाईलाइट करके लिखेंगे टू द पॉइंट, तो जब चेकर होगा वो चेक करेगा और उसका वो रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा तो वो आपको पूरे नंबर दे देगा। अगर आपने इररेलेवेंट बात लिखी होगी और कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि आपका जो है असल आंसर किधर है, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आगे जो चेक करने वाला होता है उसके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि आपकी उतनी लंबी चौड़ी डिटेल को पढ़े, इसलिए रिप्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट को पहले आपने हाईलाइट करके इसी तरह डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फिर आगे जो आप रीजन देंगे उसको भी अच्छा सा हाईलाइट करके लिखना है किसी पॉइंटर के साथ या फिर, ठीक है, कि बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वही वेक्टर क्वांटिटी की जैसे डेफिनेशन है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब आपने अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, दलील पेश करने के लिए आप क्या देंगे, एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, इफ अ पर्सन मूव्स 10 मीटर्स टू द ईस्ट। अगर एक पर्सन जो है वो मूव करता है यानी चलता है 10 मीटर ईस्ट की जानिब, ईस्ट जो है यहाँ पे क्या डायरेक्शन बताई जा रही है, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बताना तो जरूरी होता है ना, तो ईस्ट की जानिब हमने क्या बताया, डायरेक्शन। द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जस्ट 10 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो सिर्फ 10 मीटर्स नहीं है, इट इज 10 मीटर ईस्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 10 मीटर्स ईस्ट। ये पूरा है, हम इसको जो है मैयर जब करेंगे ना तो हम कहेंगे 10 मीटर्स ईस्ट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ईस्ट हम इसलिए लिख रहे हैं साथ उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए। वेक्टर क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन जो है उसको मेंशन करना जरूरी होता है। शोइंग दैट डायरेक्शन मैटर्स, वही बात के इसमें डायरेक्शन जो है वो क्या मैटर करती है, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बस इतनी सी बात थी, आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि एक पर्सन जो है वो 10 मीटर्स ईस्ट की तरफ जो है मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी सिर्फ 10 मीटर नहीं होगी बल्कि 10 मीटर ईस्ट होगी, क्योंकि हमने डायरेक्शन बतानी होती है और इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन किया गया है, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये जस्टिफाई करना है कि एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। आप इसको जस्टिफाई करें इस स्टेटमेंट को, यानी आप इसकी इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें कि ये बात सच सही है। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज, अब बिकॉज के बाद आप अपनी रीजन देंगे कि एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसकी जो है इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। उसका जो है मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। एनर्जी में हमें ये नहीं बताना होता कि डायरेक्शन डायरेक्शन हमें नहीं बतानी होती, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, हमें ये डायरेक्शन नहीं बतानी होती, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बॉडी हैज था 100 जॉल्स ऑफ एनर्जी, अगर एक बॉडी के अंदर 100 जॉल्स ऑफ एनर्जी है, वी ओनली मेंशन हाउ मच एनर्जी इट हैज। हम सिर्फ ये मेंशन करते हैं कि उस बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी है, हम उसकी डायरेक्शन नहीं बता रहे होते। सो एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह इसलिए हम कह देंगे कि एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। यानी आपको स्टेटमेंट दी गई है और आपने उसको जस्टिफाई करना है। इसी तरह आपको कोई और क्वांटिटी यहाँ पे लिख के दे दी जाए तो और उसको कहा जाए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो क्यों है, और स्केलर क्वांटिटी है तो क्यों है, तो इसी तरह आपने पहले रीजन बतानी है। ठीक है, पहले आपने बताना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये इस तरह, इसकी मैग्नीट्यूड भी और स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी है तो इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। फिर आपने एग्जांपल देनी है कोई सोच के, ठीक है, अच्छी सी एग्जांपल सोच के, और फिर आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है और अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो क्यों है और स्केलर क्वांटिटी है तो क्यों है। ये थे हमारे आज के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। आगे जो 6 to 12 क्वेश्चंस हैं वो हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। इस नोट्स को आप, अगर आपको नोट्स चाहिए मुझे आप कमेंट करें, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी नोट्स का। इसके अलावा आपने असल मकसद जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।